Assalamu alaikum. I am Said Akbar and you are watching Study Page. This is the third lecture of Object Oriented Programming in C++. In this lecture we are going to study about structures. What means by a structure? So हमने array के बारे में बताया था कि array is the collection of similar data types. आप सिमिलर डेटा टाइप के डेटा को कलेक्ट करते हैं, सो यू कैन यूज़ एरे फॉर दिस। नाउ अगर हमारे पास कुछ डेटा इस तरह है जिसमें हमारे पास हर एक एलिमेंट या हर एक एंटिटी की कुछ प्रॉपर्टीज़ है फॉर एग्जांपल, और वो डिफरेंट डेटा टाइप्स को बिलोंग करते हैं, या वो जो प्रॉपर्टीज़ है वो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग डिफरेंट डेटा टाइप्स। तो उनको हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे? सो फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस डेटा वी विल यूज़ द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? सो स्ट्रक्चर्स आर एग्रीगेट डेटा टाइप्स यूजिंग built using elements of other types including other structure। क्या मतलब? जब आप मुख्तलिफ डेटा टाइप के डेटा को कलेक्ट करते हैं तो उसको कहते हैं स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास और स्ट्रक्चर टाइप्स भी होते हैं। दीज आर एक्चुअली डेटा टाइप्स। जिस तरह हम कहते हैं ना कि हमारे पास इंटीजर टाइप डेटा है, फ्लोट टाइप डेटा है, सो दिस इज एक्चुअली डेटा टाइप, और किसी वेरिएबल में हम उस किस्म का डेटा सेव कर सकते हैं। अभी अगर हमें एक ऐसा वेरिएबल चाहिए जिसमें हम 3-4 डेटा टाइप के डेटा को जमा करके सेव करना चाहे, सो दिस विल बी कॉल्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, सो स्ट्रक्चर इज एन एग्रीगेट डेटा टाइप यूज built using elements of other types including other structures। यहाँ पर आप देखें हमारे पास टाइम है। टाइम का हमने एक स्ट्रक्चर लिया है टाइम, जिसको हमने नाम दिया है टाइम। ठीक है, तो टाइम देखें, इट इज़ composed of hour, minute and second। The type of the hour is int, the type of minute is int, the type of second is int। इसके टाइम के अंदर आप किसी और, या इस स्ट्रक्चर के अंदर आप किसी और टाइप का डेटा भी ले सकते हैं। सो व्हाट इज़ दिस? दिस इज एक्चुअली एग्रीगेट डेटा टाइप। टाइम हमारे पास एक ऐसा डेटा टाइप बन गया जिसके अंदर हमारे पास 3 इंटीजर टाइप्स हैं। सही है, सो दिस इज कॉल्ड एग्रीगेट डेटा टाइप। ओके, इसके अंदर हमारे पास किसी और स्ट्रक्चर का डेटा भी हो सकता है। मतलब ये कि आप कोई और स्ट्रक्चर ले और उसका यहाँ पर कोई वेरिएबल है। सो दिस इज आल्सो अलाउड इन स्ट्रक्चर। सो स्ट्रक्चर मेंबर नेमिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर को डिफाइन किस तरह करेंगे? सो फॉर डिफिनीशन ऑफ स्ट्रक्चर, फर्स्ट राइट द कीवर्ड स्ट्रक्ट, देन गिव अ नेम टू द स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर ब्रेस इज स्टार्ट, और यहाँ लास्ट में ब्रेस इज क्लोज एंड सेमीकोलन, और इसके दरमियान आप मुख्तलिफ किस्म का डेटा लें विद डेटा टाइप्स। ठीक है, या वेरिएबल्स ले विद डेटा टाइप्स। सो द स्ट्रक्चर विल बिकम अनदर डेटा टाइप, and that data type data will composed of different built-in data types। okay, so structure member naming। इन स्ट्रक्चर के ये जो हमारे पास मेंबर्स हैं, यहाँ पर हमने आवर लिया है, मिनट लिया है, सेकंड लिया है, उनको हम किस तरह के नेम्स देंगे? सो इन सेम स्ट्रक्चर मेंबर मस्ट हैव यूनिक नेम्स। एक स्ट्रक्चर के अंदर आपने एक वेरिएबल को एक नाम दिया, तो उसी स्ट्रक्चर के अंदर आप ये नाम किसी और वेरिएबल को नहीं दे सकते। कहने का मकसद ये है कि ये जो हमने टाइम स्ट्रक्चर लिया, इसके अंदर हमने एंट आवर लिया है। हमने एक वेरिएबल लिया आवर जिसका टाइप एंट है, तो हम इस स्ट्रक्चर के अंदर आवर जो है किसी और वेरिएबल को नहीं दे सकते। इन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मेंबर्स कैन शेयर नेम। अगर एक प्रोग्राम के अंदर आपके पास 2-3 स्ट्रक्चर्स है, तो उनके दरमियान अगर एक वेरिएबल आपने एक स्ट्रक्चर के अंदर एक नाम से लिए है, तो दूसरे स्ट्रक्चर के अंदर सेम नाम से वेरिएबल आप ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक नाम से 2 वेरिएबल एक स्ट्रक्चर के अंदर आप नहीं ले सकते। स्ट्रक्चर मेंबर्स कैन बी ऑफ एनी टाइप। ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर मेंबर्स है, यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में ये सारे हमारे पास इंटीजर टाइप की है, लेकिन आपके पास किसी भी टाइप के हो सकते हैं। अ स्ट्रक्चर कैन नॉट कंटेन एन इंस्टेंस ऑफ इट सेल्फ एज अ मेंबर। क्या मतलब? जो स्ट्रक्चर आप डिफाइन कर रहे हैं, तो उस स्ट्रक्चर के डिफिनीशन में उस स्ट्रक्चर के टाइप का कोई वेरिएबल नहीं हो सकता। कहने का मकसद ये है कि हमारे पास यहाँ पर ये स्ट्रक्चर टाइम स्ट्रक्चर है, तो इसके अंदर मैं इस तरह नहीं लिख सकता कि मैं इसके अंदर टाइम फॉर एग्जांपल और t1 या इस तरह कोई वेरिएबल लूँ, बिकॉज दिस टाइम इज दिस स्ट्रक्चर टाइप। ठीक है, तो हम इस स्ट्रक्चर के अंदर ये टाइम नहीं ले सकते। ठीक है, अ पॉइंटर टू द स्ट्रक्चर कैन हाउएवर बी इंक्लूडेड। हाँ, हम किसी स्ट्रक्चर के अंदर उसी टाइप के वेरिएबल नहीं ले सकते, लेकिन पॉइंटर ले सकते हैं। तो अगर यहाँ मैं स्टेरिक लगा दूँ टाइम स्टेरिक t1, तो अभी ये हम
कर सकते हैं, दिस इज अलाउड। ठीक, स्ट्रक्चर डिफिनीशन मस्ट इन विद अ सेमीकोलन। तो यहाँ आप लोगों ने देख लिया कि स्ट्रक्चर डिफिनीशन सेमीकोलन से हम इन करते हैं। स्ट्रक्चर एंड क्लासेस आर क्वाइट सिमिलर इन सी प्लस प्लस। ये आप देखेंगे कि स्ट्रक्चर और क्लासेस जो है बहुत ज़्यादा सिमिलर है, एंड इनफैक्ट इन्हीं स्ट्रक्चर से अक्सर में क्लासेस बने हैं। ठीक है, ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर टैग या स्ट्रक्चर नेम, these are the structure members। ठीक है, ओके। नाउ सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर, व्हाट मीन्स बाय सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर? अगर आप नाम को देखें, सो दिस इज समथिंग दैट रेफरेंस टू इटसेल्फ, जो खुद का हवाला देती है। ठीक है, सो स्ट्रक्चर मेंबर कैन नॉट बी इंस्टेंस ऑफ इंक्लूडिंग स्ट्रक्ट। वही बात कि अगर आप स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं तो उस स्ट्रक्चर की डिफिनीशन में उसी स्ट्रक्चर की टाइप के आप वेरिएबल नहीं ले सकते। स्ट्रक्चर मेंबर्स कैन बी पॉइंटर टू इंस्टेंस ऑफ द इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर। नॉर्मल वेरिएबल नहीं ले सकते, लेकिन उसी स्ट्रक्चर के टाइप के पॉइंटर आप ले सकते हैं। ठीक है, एंड दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर विल बी कॉल्ड सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। सही है, ये एक इस किस्म का स्ट्रक्चर बन जाता है जो कि खुद को रेफरेंस करता है। ओके, these structures are used for linked list, queues, stacks and trees। सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर हम क्यों लेते हैं? बिकॉज these are useful for creating list, queues, stack and trees। these are different data structures जिसमें हर एक एलिमेंट दूसरे के साथ किसी तरीके से लिंक होता है। तो उन लिंक्स बनाने के लिए हम सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर क्या होगा? फॉर एग्जांपल टाइम के केस में फॉर एग्जांपल मैं एक स्ट्रक्चर लेता हूँ, स्ट्रक्ट टाइम। ठीक है, और इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ इंट आवर एच। ठीक है, इंट मिनट एम, इंट सेकंड एस, और फिर लेता हूँ टाइम और स्टेरिक टी। Now this is self-referential structure because this structure contains a pointer of its own type। ठीक है, तो pointer allowed है लेकिन variable allowed नहीं है। Structure definition, okay, next topic is structure definition। So create new data types used to declare variable। Structure हम क्यों define करते हैं? ताकि हम new data type create कर दें। ठीक है, structure variables declare like variable of other type। फिर हम क्या करते हैं? इस स्ट्रक्चर के टाइप के हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने टाइम दिया, तो जब मुझे इस किस्म का डाटा चाहिए तो मैं लूँगा टाइम और फॉर एग्जांपल t1। जिस तरह हम लिखते हैं इंट a1 फॉर एग्जांपल। सो a1 जब हम लिख देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि a1 एक वेरिएबल होगा जिसके अंदर मैं इंटीजर वैल्यू सेव करूँगा। इसी तरह t1 का मतलब यहाँ पर यह है कि t1 एक वेरिएबल होगा जिसमें मैं आवर, मिनट, सेकंड ये सेव करूँगा। ठीक है, and the type of the hour will be and the type of minute will be and the type of second will be s। so देखिए ये हमारे पास एक न्यू डेटा टाइप बन गया। ठीक है, और t1 जो है उसी डेटा टाइप का एक वेरिएबल है। सो यहाँ पर हमने एग्जांपल दिए है, दिस इज नॉर्मल वेरिएबल ऑफ टाइप टाइम। ठीक है, सो टाइम ऑब्जेक्ट, यहाँ आप वेरिएबल को कोई नाम दे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक वेरिएबल बन जाता है जिसका डेटा टाइप होता है टाइम। इसी तरह आप नॉर्मल वेरिएबल्स की तरह किसी स्ट्रक्चर टाइप के एरेज भी ले सकते हैं। नाउ दिस इज टाइम एरे जिसके अंदर 10 एलिमेंट्स है। ठीक है, सो दिस इज अ स्ट्रक्चर एरे, स्ट्रक्चर टाइप एरे। एंड सिमिलरली वी कैन आल्सो टेक पॉइंटर्स टू अ स्ट्रक्चर टाइप वेरिएबल। टाइम ptr में हमने ले लिया, सो दिस इज अ पॉइंटर, द टाइप ऑफ दिस पॉइंटर इज टाइम। इसका मतलब है कि हम इस पॉइंटर में एड्रेस सेव करते हैं एक टाइम वेरिएबल का। तो देखिए हमने यहाँ पर वेरिएबल लिया है टाइम ऑब्जेक्ट, टाइम ऑब्जेक्ट का एड्रेस हम इसमें सेव करते हैं। ठीक है, या दिस इज़ अ रेफरेंस। ठीक है, तो आप रेफरेंस भी ले सकते हैं। ठीक है, टाइम टाइप का आपने रेफरेंस लिया है। एक्सेसिंग स्ट्रक्चर मेंबर्स, अभी अगर हमने कोई स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया तो इसके मेंबर्स को हम किस तरह एक्सेस करेंगे? फॉर एग्जांपल हमने तो टाइम स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया जिसके मेंबर्स है हमारे पास आवर, मिनट और सेकंड। अभी अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ करंट टाइम तो मैंने आवर भी प्रिंट करना होगा, मैंने सेकंड भी प्रिंट करना होगा, मिनट भी प्रिंट करना होगा। तो इसको मैं एक्सेस किस तरह करूँगा, या अगर मैं आवर, मिनट और सेकंड को चेंज करना चाहता हूँ तो किस तरह मैं इसको एक्सेस करूँगा ताकि मैं इसको चेंज कर दूँ। सो मेंबर एक्सेस ऑपरेटर, द ऑपरेटर यूज्ड टू एक्सेस द मेंबर्स ऑफ अ स्ट्रक्चर
are called member access operators. So there are two operators. The first one is called dot operator. The dot operator is used for structure and class members. डॉट ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं ताकि हम नॉर्मल वेरिएबल्स के थ्रू स्ट्रक्चर और क्लास मेंबर्स को एक्सेस कर सकें. And similarly, the second operator is the arrow operator. Arrow operator means the minus or the dash sign and then the less than operator. This is called the arrow operator. So the arrow operator is used for structure and class members via pointer to object. अगर आपने स्ट्रक्चर का कोई पॉइंटर लिया है, ठीक है, और उसके थ्रू आप स्ट्रक्चर के मेंबर को फिर एक्सेस करते हैं, सो यू विल यूज़ द एरो ऑपरेटर. फॉर एग्जांपल हमने स्ट्रक्चर लिया है ये वाला, ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है. टाइम, इसके 3 मेंबर है आवर, मिनट, सेकंड. अभी मैं क्या करता हूँ, मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, दिस इज़ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑफ द टाइप टाइम, और एक पॉइंटर मैंने लिया है टाइम ptr. इन दोनों के थ्रू में अभी मेंबर्स एक्सेस करता हूँ टाइम के. तो सी आउट टाइम ऑब्जेक्ट डॉट आवर हम इस तरह लिखेंगे, ठीक है. और को मैं प्रिंट करना चाहता हूँ तो राइट द ऑब्जेक्ट नेम और द वेरिएबल नेम डॉट द मेंबर नेम. और अगर मैंने इसका रेफरेंस इसके पॉइंटर में सेव कर दिया, सो आई विल यूज़ एरो ऑपरेटर इंस्टेड ऑफ द डॉट ऑपरेटर. सी आउट द पॉइंटर नेम एंड द मेंबर नेम, और दरमियान में हमारे पास एरो ऑपरेटर होगा. So we can use the dot operator and the arrow operator to access the members of a structure. So the time ptr arrow operator hour is same as static time ptr dot hour. अगर आपने पॉइंटर्स पढ़े हैं तो इसकी समझ आपको होगी कि जब भी हम पॉइंटर के थ्रू किसी डेटा को एक्सेस करते हैं तो उसके साथ हम स्टैटिक लगाते हैं. तो इट मीन्स दिस होल पार्ट रिप्रेजेंट वेरिएबल और द वैल्यू और इनसाइड द टाइम ptr, और उस वैल्यू में फिर हम डॉट के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं आवर. तो इन दोनों का सेम मतलब है एरो ऑपरेटर, और अगर हम इसके साथ स्टैटिक लगा दें तो इन दोनों का सेम मतलब है. अगर आपने इसी सिंटेक्स को यूज़ करना है तो इसमें पैरेंथेसिस लगाना ज़रूरी है, बिकॉज स्टैटिक हैज़ लोअर प्रेसिडेंस देन डॉट. अगर आप पैरेंथेसिस नहीं लगाएंगे तो ये आपको किसी और किस्म का आउटपुट देगा या एरर देगा. Okay, default structure passed by value. How structures are passed to functions. जिस तरह हम array function को पास करते हैं, जिस तरह हम normal variable पास करते हैं functions को, तो इसी तरह हम structure भी पास करते हैं. Now how these structure are passed to a function. So pass structure by reference. ओके, डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर पास बाय वैल्यू. बाय डिफ़ॉल्ट आप किसी स्ट्रक्चर को पास करते हैं किसी फंक्शन में तो वो बाय वैल्यू पास होता है, उसकी कॉपी बनती है उस फंक्शन में. लेकिन आप इसको चेंज कर सकते हैं, यू कैन आल्सो पास स्ट्रक्चर बाय रेफरेंस, ठीक है. और इसका फ़ायदा क्या होगा कि जो ड्यूरिंग कॉपी जो है ओवरहेड जो हमारे पास इन्वॉल्व होता है वो ओवरहेड अवॉइड हो जाता है, ठीक है. क्योंकि एक चीज़ को कॉपी करना काफ़ी टाइम ले सकता है. हो सकता है कि आपके स्ट्रक्चर में 10-12 मेंबर्स हो तो हर एक मेंबर 1 by 1 कॉपी होगा. और अगर आप बाय रेफरेंस पास करेंगे तो आपके ओरिजिनल स्ट्रक्चर का सिर्फ एड्रेस पास होगा. So instead of copying 10 items, this passing by reference will copy only 1 item, and that will be the address of your structure. C style structure. अभी हमारे पास स्ट्रक्चर C में भी होते हैं, C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी C स्ट्रक्चर होते थे, लेकिन C और C++ स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है. So there were no interfaces in C structures. इंटरफेस का मतलब फंक्शंस. C में जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स होते थे उनमें हम फंक्शंस डिफ़ाइन नहीं कर सकते थे. यहाँ हम स्ट्रक्चर में फंक्शंस डिफ़ाइन कर सकते हैं. फंक्शन कैन बी ए मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर. कहने का मकसद ये है कि C++ में स्ट्रक्चर में हमारे पास सिर्फ डेटा टाइप्स नहीं होती या वेरिएबल्स नहीं होती, इसमें आप फंक्शंस भी ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैं टाइम स्ट्रक्चर फिर डिफ़ाइन करता हूँ, मैं लिखता हूँ स्ट्रक्ट टाइम, ठीक है. यहाँ से स्ट्रक्चर डिफिनीशन स्टार्ट हो गया, यहाँ पर स्ट्रक्चर डिफिनीशन ख़त्म. इसके अंदर मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल इंट h और m और s फॉर आवर, मिनट एंड सेकंड. और फिर एक और इसके बाद एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ. फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि सिट, इसका रिटर्न टाइप है वाइड, और फिर कहता हूँ सिट और टाइम. दिस इज़ माई फंक्शन. और इसके अंदर फॉर एग्जांपल आवर को मैं असाइन करता हूँ फॉर एग्जांपल 10, मिनट को असाइन करता हूँ 30 और सेकंड को असाइन करता हूँ 0. सो you can do this. We can also define functions inside a structure in C++, but you cannot define
functions inside a structure in C. ठीक है। सो सी में हमारे पास इंटरफेसेस नहीं होते। इंटरफेस का मतलब क्या है कि अब ये फंक्शन है, अगर मैं टाइम सेट करना चाहता हूँ तो मैं जस्ट इस फंक्शन को कॉल करूँगा और स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट का टाइम सेट हो जाएगा। नीचे मेन फंक्शन में मैं लिखूँगा फॉर एग्जांपल टाइम t1, ठीक है। अभी t1 को मैंने सेट करना है तो मैं लिखूँगा t1 डॉट सेट टाइम। तो देखिए ये मेरे पास एक इंटरफेस बन गया। बस ये मैं कॉल करूँगा तो ऑटोमेटिकली टाइम सेट हो जाएगा। सो इफ इम्प्लीमेंटेशन चेंजेस ऑल प्रोग्राम यूजिंग दैट स्ट्रक्चर मस्ट चेंज अकॉर्डिंगली। सी में आप क्या होता था, मेन फंक्शन के अंदर आप हर एक एलिमेंट को अलग अलग एक्सेस करते, उनको सेट करते थे। तो अगर आप इस स्ट्रक्चर की डिफिनीशन में कुछ चेंज लाते थे तो आपने वो पूरे प्रोग्राम में चेंज करना होता था, ठीक है। यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर कुछ चेंज मैं लाता हूँ तो पूरे प्रोग्राम में चेंज नहीं करना होता है, जस्ट मैं अपने मेन फंक्शन से फंक्शन को कॉल करना होता है। पहले जिस तरह कॉल करता था अभी भी उसी तरह कॉल करूँगा। ओके, कैन नॉट प्रिंट एज ए यूनिट। सी में स्ट्रक्चर जो है एज ए यूनिट आप प्रिंट नहीं कर सकते थे, लेकिन सी प्लस में आप कर सकते हैं। इसके लिए हम ये जो स्कोप इंसर्शन ऑपरेटर है ये हम ओवरलोड कर सकते हैं और जस्ट हम लिखेंगे फिर सी आउट और t1, तो हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर प्रिंट हो जाएगा। स्ट्रक्चर के जितने मेंबर्स हैं वो सारे प्रिंट हो जाएंगे, लेकिन ये काम आप सी में नहीं कर सकते थे, ठीक है। सी में आप क्या करते थे, मस्ट प्रिंट और फॉर्मेट मेंबर बाय मेंबर। आप एक एक मेंबर को, पहले आवर को, फिर मिनट को, फिर सेकंड को प्रिंट करते थे। यहाँ सी प्लस प्लस में आप इस तरह भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप एज ए यूनिट पूरे स्ट्रक्चर को भी प्रिंट कर सकते हैं, पूरे स्ट्रक्चर टाइप वेरिएबल को प्रिंट कर सकते हैं। ओके, कैन नॉट कंपेयर इन इंटायरिटी। सी में क्या होता था कि आप पूरे स्ट्रक्चर को इस तरह नहीं कंपेयर कर सकते थे कि फॉर एग्जांपल आप लिख दें कि एफ t1 इज इक्वल टू t2। दिस वाज नॉट अलाउड इन सी, लेकिन यहाँ सी प्लस में ऑटोमेटिकली ये होता है, मेंबर बाय मेंबर जो है खुद ब खुद ही कंपेरिजन हो जाते हैं, ठीक है। सो सी में आप क्या करते थे, मस्ट कंपेयर मेंबर बाय मेंबर। उधर आप आवर को दूसरी ऑब्जेक्ट के आवर के साथ मैच करते थे, एक ऑब्जेक्ट के या एक स्ट्रक्चर टाइप वेरिएबल के मिनट को आप दूसरे के मिनट के साथ कंपेयर करते थे और सेकंड को दूसरे के साथ, तो आप मेंबर बाय मेंबर इस तरह कंपैरिजन करते थे। इस तरह एक स्टेटमेंट में आप डायरेक्ट दो ऑब्जेक्ट्स को या दो स्ट्रक्चर टाइप वेरिएबल को कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन सी प्लस में आप कर सकते हैं। और ये सारी जो मैंने बातें की ये अभी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकली देखेंगे, ठीक है। अगर आपका कोई शक हो तो वो भी दूर हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ आस्क इन कमेंट सेक्शन, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं, देखते हैं कि किस तरह सी प्लस स्ट्रक्चर में डिफरेंस है और इन स्ट्रक्चर को हम किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं। सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।